नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। देश डूब रहा है। कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड से पंजाब और दिल्ली तक बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। जिंदगी थम चुकी है, सड़कें डूब रही हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ कुदरत की मार है या फिर ये सिस्टम की एक तरह से नाकामी नजर आती है। नाकामी का सबसे बड़ी पहचान है। आज हालात ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सीधे सीधे फटकार लगाई है और चार राज्यों को नोटिस थमा दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आखिर तैयारियां कहां हैं। सीधे कोर्ट ने पूछा है कि आखिर प्लान कहां है, राहत इंतजाम कहां है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोगों की जानें जा रही हैं, हर साल नुकसान होता है, लेकिन सिस्टम सिर्फ तमाशबीन क्यों। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य तबाही में डूबे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में जमीन खिसक रही है, दरक रही है, गांव के गांव बहते हुए नजर आते हैं। कश्मीर का हाल बेहाल नजर आता है। पंजाब और दिल्ली में हाल इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग सड़क पर नहीं बल्कि तालाब में तैर रहे हैं। लेकिन नेताओं का क्या, वो तो सिर्फ दौरे कर रखे हैं, बयान देते हैं, मुआवजों का झुंझुना बजाते हैं, लेकिन प्रताड़ित होता है आम व्यक्ति। और ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, ये तस्वीरें अपने आप में आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं कि जनता आखिर कब तक जान गंवाती रहेगी। क्या हर साल का यही मंजर एक तरह से आम व्यक्ति की नियति बन चुका है? क्या ये डिजास्टर नेचुरल है या फिर सरकार की नाकामी? ऐसा क्यों? दरअसल ये 5 तस्वीरें देखिए। देश के अलग अलग इलाके, राजधानी दिल्ली की बात हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल या पंजाब, राजधानियां अलग अलग हैं लेकिन हालात अमूमन एक जैसे नजर आते हैं। हर तरफ जल तांडव, हर तरफ जल जमाव, जल सैलाब, लोगों की परेशानियां अंबार। उनके ऊपर ये कहा जाए कि एक तरफ आसमानी आफत है, दूसरी तरफ सड़कों पर जमा पानी। और अब ये कहा जाए कि स्थिति ऐसी कि अब उनके लिए स्थिति ऐसी है कि जाए तो जाए कहाँ। घर के अंदर पानी, घर के बाहर पानी। और अब स्थिति ऐसी कि वो कहीं पर भी जाने के लिए अब बड़े लाचार हो चुके हैं। अपना घर बार छोड़कर जाने में भी कई लोगों को ये कहा जाए कि अब उनके सामने और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। आप सिर्फ पहाड़ी राज्यों की बात अगर करें तो वहां पर तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी स्थिति ऐसी ही है। राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो, देश के कई अलग अलग इलाकों में ऐसी ही बाढ़ बारिश का कहर है। और अब लगातार सैलाबी प्रहार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, कुछ राज्यों को फटकार लगाई और पूछा कि आखिर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आधे हिंदुस्तान में आफत इसी तरह की नजर आती है। पंजाब में आपको बता दें 500 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ब्यास, सतलुज, रावी नदी सभी उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में कई गांव प्रभावित हुए हैं, 23 जिले प्रभावित हुए हैं। 1300 से ज्यादा गांव जो हैं वो जल जमाव की वजह से परेशान हैं। और स्थिति किस तरह की, देखिए, ये मैं अगर दिल्ली के इलाके की बात करूं तो निगम बोध घाट हो, यमुना बाजार हो, सिविल लाइन का इलाका, मोनेस्ट्री का इलाका, वासुदेव घाट या आईटीओ बैराज, यानी कि जो इलाके यमुना से सटे हुए हैं वहां पर तो स्थिति चिंताजनक है। लेकिन अब यमुना नदी का पानी और बाढ़ बारिश का पानी इन तमाम सीमाओं को लांघते हुए सेंट्रल दिल्ली तक प्रभावित कर रहा है। कई इलाकों में लगातार जब मूसलाधार बारिश हुई और कई इलाकों में तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो कुछ इलाकों में ये कहा जाए कि मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। और आज भी मौसम विभाग ने कहा है कि कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले वक्त में अभी लोगों की परेशानी कम होती हुई नजर नहीं आती। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो नदी है, खतरे का निशान अगर देखा जाए तो 205.33 मीटर है। और फिलहाल अभी स्थिति की बात की जाए तो वो उससे काफी ज्यादा ऊपर नजर आती है। 207.48 मीटर पे इसका अभी स्थिति नजर आ रही है, यानी कि डेंजर से लगभग 2.25 मीटर ऊपर अब यमुना नदी बह रही है। यह आंकड़ा है। और ये जो पीछे और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली का ही हाल है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए, आप सड़क ढूंढते रह जाएंगे, आपको सड़क नजर नहीं आएगी। ये दिल्ली का हाल है और दिल्ली का हाल इस कदर बेहाल हो चुका है कि लोग हाहाकार कर रहे हैं।
जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियां जो हैं वो भी अब दम तोड़ती नजर आती हैं और इसी के साथ दम तोड़ रही हैं लोगों की उम्मीदें, क्योंकि लोग कहते हैं कि हर बार बारिश में दिल्ली का यही हाल हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी स्थिति यथावत रहती है। प्रशासन दावे करता है, सरकारें दावे करती हैं, एनडीएमसी की तरफ से अपने अपने अलग दावे होते हैं, लेकिन वो दावे सभी खोखले नजर आते हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना होता है कि चाहे बात यमुना बाजार का इलाका हो, चाहे बात मोनेस्ट्री का इलाका हो, आईटीओ बैराज का इलाका हो या फिर सेंट्रल दिल्ली के कई इलाके, वहां पर सड़कें पूरी तरह से पानी से पटी पड़ी हैं। वहां पर स्थिति ऐसी है कि मानो नाव चल जाए। गाड़ियां जहां पे सरपट दौड़ती थी दिल्ली में, और अब वहां पर रफ्तार पूरी तरह से धीमी हो चुकी है। वजह जल जमाव, जगह जगह सड़कों पर इसी तरह से ये कहा जाए कि पानी का जो सैलाब है वो नजर आता है। राजधानी दिल्ली हो या फिर राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए जो अन्य राज्य हैं, चाहे बात पंजाब की बात करें, पंजाब में मैंने जैसा आपको बताया 500 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज अभी तक की जा चुकी है। यहाँ पर इस वजह से सभी नदियाँ, ब्यास, सतलुज, रावी नदी उफान पर हैं। 23 जिले प्रभावित हुए हैं और इनमें 1300 से ज़्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति यहाँ की बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। 30 लोगों की तो अब तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है। करीब बताया जा रहा है कि 2.25 लाख लोग प्रभावित हैं। 37 सालों में ये कहा जा रहा है कि ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी जो पंजाब ने इस साल देखी है। 500 mm बारिश अपने आप में बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाती है, लेकिन हिमाचल की भी स्थिति बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हिमाचल प्रदेश वैसे ही पहाड़ी राज्य और यहाँ पर बारिश के साथ में बदलता मौसम जानलेवा नजर आता है। जून से लेकर अभी तक 3 सितंबर तक 1200 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मॉनसून सीजन में करीब 320 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 23 फ्लैश फ्लड, 19 क्लाउड बर्स्ट, 16 भूस्खलन, 5000 करोड़ से ज्यादा लोगों को नुकसान होने की बात अभी तक कही गई है। 700 से ज़्यादा सड़कें इसकी वजह से बंद करना पड़ा है और जैसा मैंने आपको बताया इसकी वजह से कई रास्ते तो प्रभावित हैं ही। और ये तो मैं आपको पहाड़ी राज्यों की बात कर रही थी, लेकिन अब अगर राजधानी दिल्ली की बात कर लें, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का ये इलाका देखिए जहां से यमुना नदी बहती है और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह से डूब क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं। मॉडल टाउन हो, सोनिया विहार, शास्त्री पार्क, निगम बोर्ड घाट, यमुना बैराज, यमुना बाजार, बाटला हाउस, मदनपुर खादर, जैतपुर, गीता कॉलोनी का इलाका, शास्त्री पार्क का इलाका और इसके अलावा कई और आसपास के इलाके वो सीधे सीधे इसकी वजह से प्रभावित है। ये वो प्रमुख राज्य हैं जो सीधा प्रभावित है, इसमें सोनिया विहार भी शामिल होता है। तो राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर, इसको लेकर तो बाकायदा अब सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों की स्थिति पर चिंता भी जाहिर की है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनता कब तक जान गंवाती रहेगी। सवाल ये भी बार बार खड़ा होता है कि क्या हर साल का यही मंजर लोगों की अब एक तरह से नियति बन रही है कि भाई बारिशें होती हैं, इसको कभी नेचुरल डिजास्टर का नाम दे दिया जाता है, सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन उसके बाद में भी स्थिति कुछ नहीं होती। सवाल ये कि ये डिजास्टर नेचुरल है वाकई में या फिर ये सरकार की, प्रशासन की नाकामी है जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। यही वो सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है वो जुड़ रहा है। आइए मैं आपको सबसे पहले जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं आईएमडी के पूर्व एडीजी आनंद शर्मा जी, नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, कविता अशोक जी हैं हमारे साथ में पर्यावरणविद, डॉक्टर राहुल शर्मा जी हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन मैं सबसे पहले आनंद शर्मा जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। ज़रा समझाने की कोशिश कीजिएगा आनंद सर कि आखिर ये जो परिस्थितियाँ हैं ऐसा तो नहीं है कि रातों रात बनती होंगी। हम सभी जानते हैं बाकायदा समय समय पर आईएमडी की तरफ से नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, अलर्ट जारी किए जाते हैं, वहाँ की जनता को भी बताया जाता है, प्रशासन को जानकारी दी जाती है, यानी कि तैयारियों का तो वक्त मिलता होगा। सर मौसम की कितने टाइम के पहले एक तरह से ये कहा जाए अलर्ट जारी किया जाता है? देखिए पहला जो है जो अलर्ट था वो तो इस बार ये था कि मानसून जो है सामान्य से जो है अधिक मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। तो ये था, बिल्कुल नेचुरली तैयारी होनी चाहिए आपकी।
और वो देखने को मिल भी रहा है। अगस्त में देखिए पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य से कहीं 40% से लेके 60% तक सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली है। उसके अलावा जो है समय समय पर आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा, इन सभी के लिए समय समय पर ये वो भी शुरू किया गया है। मतलब हाँ, कई बार ये होता है कि जो बादल फटना है, जो आपने आंकड़े दिखाए, वो सारे बादल फटने के नहीं, वो या तो कोई मंत्री ने कहा या किसी डीएम ने कहा या किसी पत्रकार ने कहा। जब तक मौसम विभाग नहीं कहता है, जब तक वो क्लाउड बर्स्ट नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो क्लाउड बर्स्ट है वो मीडिया में आ जा रहे हैं और वहां से वो विकिपीडिया में चले जाएंगे और विकिपीडिया से लोग उस पर रिसर्च करके पेपर भी लिख देंगे। तो ये ऑथेंटिक न्यूज सिर्फ आईएमडी देता है और बहुत सारे जो क्लाउड बर्स्ट, जिनको क्लाउड बर्स्ट बोला गया, वो क्लाउड बर्स्ट नहीं थे। ये हमारा डेटा दिखाता है आईएमडी का। अब आई बात प्रॉब्लम पर, ध्यान रख लीजिए ये सब हैजार्ड्स हैं और ये नेचुरल हैजार्ड्स, ये मैन मेड हैजार्ड नहीं, नेचुरल हैजार्ड। मतलब कि ज्यादा बारिश, भारी बारिश, बहुत भारी या अत्यधिक भारी बारिश या कभी कभी बादल फटना या बहुत हाई इंटेंसिटी का रेन का होना, बाढ़, भूस्खलन, ये सब नेचुरल हैजार्ड्स हैं। मगर ये डिजास्टर क्यों बनते हैं, उसके पीछे है हम लोगों की लापरवाही, एनक्रोचमेंट, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, कि नदी में घुसकर जो फ्लड प्लेन है उसमें अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, मैं एक सरकार को नहीं कह रहा, लगा था दूसरी सरकार में, जब आपके एशियाड की गेम्स हुए थे, जितने स्टेडियम बने, जितने भी चीजें बनी, वो सारी की सारी नदी में बनी। वो यमुना का फ्लड प्लेन है। और याद करिए कि आप यमुना जो 1870-80 में लाल किले को टच करती थी, अब आप बताइए आज कहाँ पर है यमुना। वो जितना का बाकी का इलाका है, और उस समय भी बाढ़ें आती थी। लाल किले से तो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती सर। जी, तो बिल्कुल वही है ना, वो बाकी का जितना भी एरिया है वो सारा जो है फ्लड प्लेन है यमुना का, और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, वहां पे वेजिटेशन होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, जिससे कि यदि कोई बाढ़ आई भी आई तो किसी को नुकसान नहीं होगा। मगर यहाँ सब में, चाहे वो सरकार हो, चाहे अन्य आम लोग हों, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो जाते हैं और किसी को घूस खिलाकर वहाँ नदी के फ्लड प्लेन में जमीन मकान बना लेते हैं, और जब बाढ़ आती है, नुकसान होता है, तो फिर उनको मुआवजा चाहिए। किस बात का मुआवजा, वो तो जमीन आपकी है ही नहीं। और किसने उनको बिजली के कनेक्शन दिए, किसने उनको वाटर कनेक्शन दिया, किसने उनका राशन कार्ड बनवाया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी इलीगल हैं, और इसके चलते ही जो है जब ये इस तरह की बाढ़ आती है तो नुकसान होता है। और ये मैं आपको बता दूं, मैं खुद यहाँ पे, मेरा जब मैं आईएमडी में था तो मैं फ्लड मेट ऑफिस का हेड था। मेरा काम था कि दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल वाटर कमीशन को बताना कितनी वर्षा होने वाली है। अच्छा। और कैचमेंट हमको मालूम है, तो एरिया इनटू डेप्थ जो है वॉल्यूम आ जाता है, हमें मालूम पड़ जाता है इतने लाख क्यूसेक पानी आ रहा है, ये हथिनी बराज से इतना पानी छोड़ा गया है, और हमें ये मालूम है वो 40 से 48 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। अच्छा आनंद सर, क्योंकि आपने अब बैराज से पानी छोड़ने की बात कही, मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं, लेकिन इस बात को जरा समझाइए। अक्सर जब भी दिल्ली में अगर पानी ओवरफ्लो होता है, यमुना में पानी आता है या फिर बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो अक्सर यही एक दावा किया जाता है, भाई ये तो नेचुरल डिजास्टर है, या बैराज से पानी छोड़ दिया गया, इस वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई है, या दूसरे राज्यों से पानी छोड़ा जा रहा है। पहले भी तो ऐसी ही परिस्थिति होती होगी। नहीं, बिल्कुल होती है। देखिए, पहली बात तो ध्यान रख लीजिए, यमुना में जो फ्लड आता है वो दिल्ली की वर्षा से नहीं आता है। इसका नदी का कैचमेंट जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड जो बॉर्डर है उस पे, वहां पे ये फ्लो करती है, टॉन्स नदी और अन्य नदी, और बाद में नीचे आके यमुना बनती है। तो जो हिमाचल और उत्तराखंड का जो कैचमेंट है उसमें पीछे आपको 21 से 27 और उसके बाद भी करीब करीब 1 तक, मान लीजिए 1 सितंबर तक जबरदस्त बारिश हो रही थी, और ये मालूम था कि वो पानी वहां से आ रहा है। एक दूसरी, डैम फुल हो चुके हैं आपके, तो डैम से भी पानी रिलीज किया जा रहा है, तो वो सारा पानी आ रहा है। और बैराज में भी नेचुरली लिमिट है, तो वहां से भी आप छोड़ेंगे, नॉर्मली आप छोड़ते हैं, वेस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल के लिए भी पानी छोड़ते हैं। पर ये स्थिति तो ये हो गई थी, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, डैम्स आपके फुल हो चुके हैं। और जो पंजाब में प्रॉब्लम है वो इसलिए तो है, उन्होंने पानी पहले छोड़ा नहीं, और जब ऐसा लगा कि डैम अब टूट जाएगा या ओवरफ्लो करने लगा था, तो उन्होंने वहां से भी पानी छोड़ दिया। तो पहली स्थिति खराब थी, उस और ज्यादा खराब हो गई। तो ये ध्यान रखना है हमें, और ये इस पे बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए। पर आप कोऑर्डिनेशन जितना मर्जी कर लीजिए, इसकी प्रेडिक्शन थी कि दिल्ली में फ्लड आने वाला है। दिल्ली में जो है 205.33 मीटर जो है वो उसका डेंजर लेवल है, और हमें मालूम था ये डेंजर लेवल से क्रॉस करेगा, और इसके बारे में जानकारी दी गई थी। पर प्रॉब्लम ये है कि वहां तो लोग बसे हुए हैं आज की डेट में, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वहां पर सरकारों ने, हम कहते हैं, स्टेडियम बनाए और अन्य बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, सड़कें बनाई हुई हैं, तो वो सारी जो है अनप्लैन्ड हैं। और सबसे बड़ी की बात है, आपके पास टोपोग्राफिक शीट होती है सर्वे ऑफ इंडिया की, उससे मालूम कर सकते हैं आप कि कौन सी जमीन जो है एनक्रोच की गई है।
तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो टोपो शीट खुलवाए और देखे कि कौन सी एनक्रोच जमीन है उसको हटवाए वहां से। सक्सेसिव ये लोग कर रहे हैं और वहां सिर्फ वेजिटेशन होनी चाहिए। और ये ध्यान रख लीजिए, नदी नाले इन सबकी मेमोरी होती है और ये अपनी जमीनें दोबारा से वापस लौट के लेंगे। आप जितने भी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो यही स्थिति हिमाचल में, यही उत्तराखंड में, ये बात आप आनंद सब बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन कविता अशोक जी, मैं इसी बात को आपकी तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लगातार ऐसी तमाम कई रिपोर्ट सामने आई हैं, खासतौर से राजधानी दिल्ली को लेकर। मैं बाकी राज्यों की तो बात करूँ, लेकिन राजधानी अगर दिल्ली की बात करूँ तो उसमें यही बात बार बार कही गई है कि दिल्ली बहुत खतरे के मुहाने पर है। सिर्फ यमुना नदी को लेकर नहीं, अगर खासतौर से उत्तराखंड में भी कभी अगर पानी ओवरफ्लो हुआ तो वहां का टिहरी डैम पूरा का पूरा दिल्ली को सफाचट कर सकता है, और उसमें वहां की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ की कंस्ट्रक्शन लोगों ने कर रखे हैं, अपने आप में सर्वनाश करने के लिए ये परिस्थिति काफी है। देखिए, नेचुरल कैलामिटी है, मैं मानती हूँ जो बाढ़ आई है, मगर मानव का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जो मैन मेड फैक्टर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम केवल इस बात को ये कहकर नहीं टाल सकते कि फ्लड तो आता ही है और लैंडस्लाइड तो होता ही है, माना मैंने आता है, मगर अगर हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम पता कर सकते हैं, जैसे कि फ्लड आने वाला है, लैंडस्लाइड का अंदेशा है, ट्रेमर्स आने वाले हैं, अर्थक्वेक आने वाला है ना, हमारे पास ऐसे टूल्स हैं। आज हमारे पास इतनी डेवलपमेंट है साइंस की, तो क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते। और उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले तो ये होगा कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो पेड़ कट रहे हैं, जैसे भी चर्चा हो रही थी कि जमीनें साफ होकर के वहां सेटलमेंट्स हो रहे हैं, चाहे ऑथराइज्ड हैं चाहे अनऑथराइज्ड हैं, आप पूरी पृथ्वी के की मिट्टी को आप ढीला कर रहे हो, पकड़ने को पेड़ की जड़ें नहीं है। देखिए, सुनने में ये बात हल्की लग सकती है, मगर जो इसका पूरा टोटल इम्पैक्ट आता है ना, तब पता चलता है कि जब पानी आया, जब बाढ़ आई, जब नदी का पानी छूटा ऊपर से, या तो कंट्रोल हमारा कुछ भी नहीं है। मतलब जो नुकसान कम होना था वो भी इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ना हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं मानती हूँ कि नालियां, सीवेज, वो देखिए, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय जो है अच्छा होते हुए भी बाढ़ आ जाती है, तो हमारा तो वैसे ही मैं समझती हूँ कि काफी हमें उसमें अभी काम करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि लोग उन्नति के नाम पर पहाड़ कट रहे हैं, टनल बनती है, मैं चलो सही है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, मगर प्रकृति से आप इतनी छेड़छाड़ करोगे तो कभी तो वो पलट के जवाब देगी। जैसे अभी रावी ने हमें जवाब दिया, जिस हिसाब से पानी आ रहा है, तो कंट्रोल में बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस वक्त। और हमने देखा है, खासतौर से उत्तराखंड की बात हो, रिसेंटली हमने एक बहुत बड़े क्लाउड बर्स्ट के रूप में एक हिस्सा देखा था कि उसमें पूरा का पूरा गांव बह गया, और वो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। अभी भी कई लोग लापता हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति को दर्शाती है। मैं नवीन भटनागर सर का रुख करना चाहूँगी। सर, एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी रखे हैं, बड़ी जिम्मेदारियाँ, कई ऑपरेशंस को उन्होंने देखा है, लीड किया है, उसका हिस्सा बने हैं। नवीन सर, हम देखते हैं खासतौर से खासतौर से हम देखते हैं जो क्लाइमेट परिस्थितियां इस तरह की होती हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भयावह हो जाती हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की या फिर जो ऐसे तमाम सुरक्षा बल हैं, उनकी भूमिका किस तरह से होती है रेस्क्यू के तौर पर? बिल्कुल, आपने सही सवाल सही समय पर उठाया। एक्चुअली क्या है, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या है, ये बाढ़ क्या है जी। ये की डेफिनेशन है अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर। अच्छा। अगर हम मान लीजिए फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल कर पाएंगे तो ये बाढ़ का तो नौबत ही नहीं आएगी। इसके लिए बहुत से टूल हैं जो हम पानी, ये अमृत है हमारे लिए, लेकिन उसको हम लोगों ने अनऑथराइज तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि जो आप या हम अभी देख रहे हैं। ये हमारे पूर्व प्रवक्ता जो थे अपने आईएमडी के, उन्होंने इतना बढ़िया बताया है और पूरी डिटेल में बताया है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं मेरी तरह, मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस पे कोई घबराने की बात नहीं है। एनडीआरएफ ने शुरू से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत हासिल की हुई है, और हम लोगों ने उड़ीसा में हमारी बटालियन तैनात थी, वहां से महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में टोटल लोगों को ट्रेनिंग दी और के लिए पूरा तैयारी करवाई है, और वही रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी हम लोग करवाते रहते हैं। तो एनडीआरएफ का जहां तक सवाल है या एसडीआरएफ का सवाल है,
तो उसके अंदर सबको ट्रेनिंग देके परफेक्ट किया गया है, और ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो हम लोगों को टाइम टू टाइम बताते हैं। मैं आपको बताऊं, जी आज सर। से 2 साल पहले एनडीएमए ने एक ऐप लॉन्च किया था, वार्निंग ऐप। तो वो मुझे नहीं पता किस वजह से रोक दिया गया है, क्यों नहीं दिया। अगर ये ऐप लागू होता, क्योंकि एनडीएमए से ये आईएमडी से डायरेक्ट लिंक होता है, और जैसे ही पता लगता है हमारे कंट्रोल रूम से, सारे लोगों को जो इफेक्टेड एरिया है वहां अलर्ट वार्निंग आ जाती है। और उसके होने से क्या होता है, लोग अलर्ट होके अपना सेफ साइड पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है कम से कम होता है। और टचवुड ज्यादा ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी और बाकी चीजें डैमेज हुई है। जैसे आपके आईएमडी वाले प्रवक्ता ने बताया, लोगों ने इतनी अनऑथराइज्ड, यानी आपके जमुना बेड के अंदर इतनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की है, और उसको लोगों ने लीगल कर दिया है। बताइए साहब, हद होती है। आपने जमुना बेड पे अपना किया, जमुना को तो अपना रास्ता चाहिए। दूसरा, इतनी सिल्ट है वहां पर पूरी डैम के अंदर, पूरे जमुना बेड में और जमुना के रास्ते में, अगर ये टाइम रहते पूरी सिल्ट साफ करवा दी जाती। गहराई बढ़ाइए ना, आपने गहराई बढ़ाई नहीं है। अब पानी तो आएगा अपने फुल स्विंग में, तो वो दाएं बाएं जाएगा, और जिसका नतीजा ये जो हम लोग यहाँ आज की तारीख में डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल तो इससे सर। कुछ नहीं होने जा रहा। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्टिव वे में कंक्रीट मेथड्स इस्तेमाल और करने सर, पड़ेंगे। और इस पर चर्चा तो हर बार होती है और बाकायदा इसको लेकर प्लानिंग भी की जाती है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर राहुल शर्मा जी, अब जिस तरह से हम पिछले कुछ वक्त से लगातार क्लाइमेट चेंज की बात देखते रहे हैं, अब देखा जाए ये अनएक्सपेक्टेड हैवी रेनफॉल, क्योंकि अब सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। अमूमन हम देखते हैं कि जो बहुत हैवी या सीवियर, हैवी टू हैवी अगर हम रेनफॉल की कंडीशन देखते हैं राजधानी दिल्ली में भी, तो वो सितंबर की इस दौर में इस तरह की बारिश नहीं देखी जाती। कहा जा रहा है कि भाई पंजाब में तो 37 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, हिमाचल में भी इस तरह से अभी तक 1200 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो क्या ये एक तरह से किसी क्लाइमेट चेंज की का वार्निंग है, ये एक तरह से साइन है? कैसे इसको कैसे समझना चाहिए हमें? सर जी, सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा अपना ऑडियो। आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज डेफिनेटली देयर, बट उस क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हम ह्यूमंस का ही है, जो हमारी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिस हिसाब से जंगल गायब हो रहे हैं, जिस हिसाब से हर एरिया ओवरलोडेड हो गया। आप पहाड़ों पे देखिए, इतनी कैलेमिटीज पहले कभी नहीं आती थी जितने अब आ गई हैं, क्योंकि जितनी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सब पेड़ों को हटाकर की जा रही है। इवन दिल्ली के लिए अगर हम देखें तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, लेकिन यमुना के आसपास का एरिया जो ओवरलोडेड है, जहाँ कॉम्पनसेशन के लिए, पानी कॉम्पनसेट करने के लिए स्पेस ही नहीं बचा है, तो वो स्पेस लोगों के घरों में चला जा रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जा रही है। इसके अलावा इसके बहुत सारे दूरगामी प्रभाव भी आ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। इट इज नॉट द एक्यूट लॉस, जो अभी लॉस हो रहा है ह्यूमन हेल्थ का, वो तो है ही, साथ के साथ लोगों में बीमारियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो भी एक पार्ट है क्लाइमेट चेंज का, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूरगामी प्रभाव छोड़ रही हैं हमारे ऊपर। सर, लेकिन हम देखते हैं जैसे हिमाचल या उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और वहाँ पर स्थिति ये है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से, मैं वही एक एग्जांपल दे रही थी, हाल ही में हमने देखा था धराली में पूरा का पूरा गांव बह गया, और सिर्फ वही नहीं, हर बार और ऊंचाई पर भी इसी तरह की परेशानियां नजर आती हैं, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो। ये क्लाउड बर्स्ट भी पिछले कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या इनका भी कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है? जी, क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो क्लाउड बर्स्ट पहले भी हुआ करते थे। इट इज जस्ट कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, ह्यूमन लॉस होता है तो हम लोगों के नोटिस में आता है। अगर यही क्लाउड बर्स्ट जंगल में होता था तो हमें पता नहीं चलता था। दूसरा, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का जो सीजन है वो बढ़ गया है, गर्मियां बहुत ज्यादा सीवियर होने लगी हैं, ठंड बहुत ज्यादा होने लगी है, वाटर लेवल्स बढ़ गए हैं, तो ये सब जो इफेक्ट कर रही है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन की है, जो हर जगह इंक्रोच कर गई है, और जहां भी क्लाउड बर्स्ट होता है, ह्यूमन लॉस होता है, लॉस टू प्रॉपर्टी होता है, हम सब लोग उसे नोटिस करते हैं। बट अगर आप 20 साल पहले देखें, यही क्लाउड बर्स्ट अगर किसी पहाड़ पे हो रहे हैं जिसके आजू बाजू कोई नहीं और पहाड़ ढह भी गया, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हाँ, लेकिन अब जरूर पड़ता है ना, अब तो स्थिति इस तरह की गंभीर होती चली जा रही है। लेकिन नवीन एब्सोल्युटली, भटनागर क्योंकि जी, ये सब जी, हमें ही अफेक्ट कर रहे हैं वापस। जी 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 जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि हमने एक तरह से जो नेचुरल परिस्थितियां थी उन्हें डैमेज करते हुए कंस्ट्रक्शन, सड़कें, मॉल, पूरा का पूरा मार्केट इस्टेब्लिश कर लिया, उस वजह से ऐसी एक अलग परिस्थिति बन जाती है। लेकिन नवीन जी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या इसके पहले भी आपने ऐसी ही नाव चलती हुई देखी सड़कों पर? क्योंकि हमने तो देखा कि बीच शहर का हिस्सा जो है, जहां पे गाड़ियां सर पर दौड़ती थी, वहां पर नाव चल रही हैं। बिल्कुल, ये हर साल मैं देखता हूँ। जी। पिछले साल भी मैंने कवर किया ये पूरा प्रोग्राम टीवी पे, जी सर। सारे नेशनल चैनल के ऊपर कवर किया है, ग्राउंड में भी जाके कवर किया है। तो ये नावें तो वहां चलती हैं, ये हमारी रेस्क्यू बोट कहलाती हैं। जी जी। और ये हम रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं लोगों को बचाने के लिए। दवा, पानी, जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में या मजबूत बिल्डिंग में रह गए हैं पीछे से, जी। तो उनको हम जो हेल्प देते हैं, या जिसको कोई जरूरत होती है वो हेल्प करते हैं। तो नावें तो चलती, और कोई साधन भी नहीं है ना पानी के अंदर चलने का, तो इसलिए हम ये मोटर बोट या सर, स्पीड दरअसल मैं ये बोट। सवाल इसलिए पूछ रही थी, आपने उसका जवाब आप बता ही रहे हैं कि हर साल नाव चलती हैं, यानी कि हर साल यही परिस्थिति होती है, हर साल लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि ये बात भी है कि नदी किनारे वो बसाहट है, वो किस तरह से बसे, कैसे रह रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन इसके लिए सर सल्यूशन क्या नजर आता है? देखिए, इसके लिए सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट को सख्ती पकड़नी पड़ेगी। गवर्नमेंट जितनी ये यमुना बेड है, या लो लाइन एरिया है, या बाढ़ का इंक्रोचमेंट एरिया है, तो यहाँ पर जो लोगों ने एंक्रोचमेंट किया हुआ है, जो लोगों ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, नंबर एक, इनको हटाना पड़ेगा। दूसरा, जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो इसमें जो नाले और जो सीवर लाइन है, उसके अंदर इतना ज्यादा सिल्ट इकट्ठा हो रहा है कि वाटर बैकलॉग मारता है और वो रुक नहीं पाता, और पूरे एरिया में पानी भर जाता है। इसके अलावा जो है बाकी जो अनऑथराइज्ड जो लोगों ने ये बनाए हुए हैं जो सारी चीजें, तो इसके ऊपर अंकुश लगाना राज्य सरकारों की बहुत तगड़ी जिम्मेदारी है। अभी दिल्ली सरकार ने कुछ कोशिश करी है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने उसको इशू बना दिया। जबकि है ना, मेरा ये मानना है, अब देखिए भुगत तो सब रहे हैं ना, इसमें कोई ये तो है नहीं कि अकेला एक पार्टी भुगत रही है, सभी लोग भुगत रहे हैं। और दूसरा क्या है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं आज से नहीं कई साल से डील करता हूँ, लोग बाहर से बहुत आ रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, बर्मा से, वो सब यहाँ के नागरिक बन गए भाई। मेरे देखते देखते वो लोग बन गए, और झोपड़ियां डाली, पहले झोपड़ियां डाली, फिर उसके बाद ये कबाड़ी का काम शुरू किया। सर, ये तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा ही है हमेशा से कि दिल्ली ओवर क्राउडेड होता चला गया। अपने ही देश के अलग अलग इलाकों से आए हुए कई जो विस्थापित लोग हैं, कई लोग जो पलायन कर कर आए हैं, कुछ लोग रोजगार की उम्मीद से आए, दिल्ली से कोई गया नहीं, दिल्ली में सब आते चले गए, और वो धीरे धीरे इतना ओवर क्राउडेड होता चला गया कि ये स्थिति बहुत गंभीर है। और अभी मुझे लगता है आपने वही एक चिंता जताई कि जो दिल्ली का एक वक्त का इलाका ये था कि लाल किले के पास तक जो है यमुना वो टकराती थी, वहां तक उसे छूती थी, लेकिन अब तो उससे कई किलोमीटर दूर जा चुकी है, अब धीरे धीरे शायद गायब ना हो जाए कविता जी। लेकिन बार बार यही बात है कि भाई इसकी सोल्यूशन क्या नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली तो मैम एक तरह से भाई मेट्रो सिटी है, देश की राजधानी है, यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग का पूरा काम होता है, यहाँ पर लोगों के साथ में हम देखते हैं कि जो भी कोई विदेश से भी आता है तो उसके लिए दिल्ली मॉडल हमेशा से एक अट्रैक्शन का एक विषय रहता है। लेकिन कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी भी यहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कहा जाता है स्पॉन्ज सिटी मॉडल जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात होती रही, लेकिन वो नहीं हुआ। ये किस तरह के मॉड्यूल होते हैं मैम? देखिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे अभी भटनागर जी ने मेंशन करा, मैं बहुत टोटली एग्री करती हूँ कि जो माइग्रेशन है दिल्ली के अंदर, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी उसमें एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं और जो आकर के झुग्गी झोंपड़ियां बना रहे हैं, स्लम्स बना रहे हैं, सेटलमेंट बना रहे हैं, उसमें से बहुत बड़े तादाद में लोग वो भी होंगे जो यमुना के किनारे आके बस गए। जैसे हमने सुबह बस्तियां देखी, आप सब न्यूज में देख रहे हैं सुबह से किस तरह से पूरा इलाका ही वो बह गया है।
तो कुछ कारण तो ये भी है कि लोगों ने अनऑथराइज्ड वहां पर हैबिटेशन हो रहा है, और आई थिंक वी नीड स्ट्रिक्टर रूल्स। अभी ये तो इस पे रोक लगेगी तब इसमें कुछ फायदा होगा कि भाई लोग जो हैं किस तरह से वहाँ लैंड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जहाँ पर वेजिटेशन होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए, वहां पर लोगों की कच्ची बस्तियां बसी हैं। तो एक तो पॉइंट ये है। और मैं समझती हूँ कि एनडीआरएफ की टीम हमेशा से बहुत अच्छा काम करती आई है, इस साल भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी बहुत सराहना। हम सब दिल्ली वासी, एनसीआर वाले जो जितने भी लोग हैं बहुत आभारी हैं। मगर फिर भी हमें एक तो लोगों को समझना होगा, और थोड़ा सा हमें भी अवेयरनेस रखनी है कि इस तरह की अगर आपदा आती है तो सिटीजन्स एक दूसरे की कैसे मदद करें, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। जब मजबूरी हो जाती है तो देखिए हमें आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद करनी है, और जैसे पंजाब में इस वक्त बहुत अच्छा लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो आई एम श्योर दिल्ली में भी जो ग्राउंड पे लोग हैं वो समझते हैं कि कैसे काम ये चल रहा है। बिल्कुल। और मैम बाकी दिल्ली में पर्यावरण की पंजाब में वार्निंग तो देखिए, पर्यावरण की वार्निंग जो है वो नई और ताजी नहीं है। एनवायरनमेंट हमें अपने हिसाब से छोटी छोटी वार्निंग्स देता रहता है, जब हम इग्नोर कर देते हैं उसके बाद एक इतनी, हाँ, ये हर बार ये कहा जाए कि छोटी छोटी वार्निंग पर्यावरण देता है, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता, और उसके बाद में फिर जब ऐसा सैलाब आ जाता है तो कहा जाता है भाई बाढ़ आ गई, पानी अंदर आ गया। और ये वही बात होती है कि जंगल काट के घर बनाया है, वहाँ पे जब जानवर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे इलाके में आ गए हैं, जबकि हम उनके इलाकों में, जी हम उनके इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। और यही स्थिति है। अब चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो और पंजाब की, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब में, तो स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। 1300 से ज़्यादा गांव यहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति को झेल रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि वहाँ पर कई लोग आगे आए मदद करने के लिए, कई फिल्मी सितारे हों या फिर इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोगों ने गाँव को अडॉप्ट किया है और लोगों को मदद दी जा रही है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन वही बात है कि ये मदद पंजाब तक तो पहुंच गई, लेकिन अभी भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर या फिर अगर बात की जाए उत्तराखंड जैसे कई राज्य, वो तो अभी इसी तरह से बाट जो रहे हैं। लेकिन राहुल शर्मा जी, अभी जिस दौरान हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, हमने देखा कि एक तरफ केदारनाथ यात्रा है, एक तरफ अमरनाथ यात्रा है। अभी भी खासतौर से लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है मौसम बारिश का, कि अरे मौसम बहुत सुहाना है, पहाड़ों की तरफ चलो, मौसम बहुत अच्छा है, हमें पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए, वेदर को अच्छा एंजॉय करना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की स्थिति तो और भी ज़्यादा चिंताजनक होती चली जाती है। अब इसी आस में कि भाई हम जाएंगे, रास्ते अच्छे बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होता चला जाएगा, पहाड़ काटते चले जाएंगे, पेड़ काटते चले जाएंगे, और कई घटनाएं होती चली जाती हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये हमें देखना पड़ेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम सभी लोग पहाड़ों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिससे वहां पे लोड बढ़ता है और हर सीजन में हमें लगता है कि ये सुहाना सीजन है, हम चलते हैं। अगर अभी आप आज का सिनारियो देखेंगे तो इतने ज्यादा लोग पहाड़ों पे, इतनी बसावट आ गई है कि जो पानी को संभालने की क्षमता है, जो पेड़ है, जैसे कि कविता जी ने भी पहले बताया कि जमीन को जकड़े रखने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसलिए बाढ़ का माहौल हर बार बढ़ता जा रहा है। और हमारी जो ये लायकता है, जो हम जाना चाहते हैं हर बार बर्फ देखने, पानी देखने, झरने देखने, उसके एवज में वहां पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। या तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि हर चीज को लोड लेने की क्षमता उन पहाड़ों में हो, उन एरियाज में हो। उसकी क्षमता होती नहीं है, लोगों का विश्वास इतना ज्यादा है कि वो उसके साथ भीड़ चले जाते हैं। दिक्कत ये है ना राहुल जी कि लोग वहां पर भी जाकर नेचुरल चीजों को एंजॉय करने की जगह वो वहां पर लग्जरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एकदम सरपट गाड़ी दौड़ती हुई जाए और 5 स्टार होटल उन्हें वहां पर मिल जाए। शायद यही वजह है कि अब जहां पर जो नेचुरल चीज को लोग एंजॉय करना चाहते हैं वो भी आर्टिफिशियल वे में एंजॉय करते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक जो हमारी नीड्स हैं वो सारी बढ़ती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह सहूलियत बिल्कुल इतनी अच्छी हो। rather than we want to enjoy nature, we want to make it comfortable according to us. जब वो कंफर्ट हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो चीजों का खनन होता है और उसी हिसाब से एनवायरनमेंट बदलता है, जिसके खामियाजे हमें हर साल भुगतने पड़ रहे हैं। और यही स्थिति है जो हर साल दर साल सुधरने की जगह सिर्फ बिगड़ती जा रही है। और जैसा कि तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, कुछ तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं,
कुछ तस्वीरें जम्मू कश्मीर की सामने आ रही हैं, कुछ तस्वीरें हिमाचल की सामने आती हैं, कुछ तस्वीरें पंजाब की हैं, कुछ तस्वीरें उत्तराखंड की हैं और वहाँ पर कैसे रेस्क्यू किए जा रहे हैं। लेकिन भटनागर सर, ये तो प्लेन सरफेस में तो फिर भी रेस्क्यू, मतलब ऑफ कोर्स रेस्क्यू या फिर कोई भी ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो पहाड़ी या टॉप हिली एरियाज हैं वहाँ पर रेस्क्यू तो और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पहाड़ों पर कितना चैलेंज फेस करते हैं और सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या होता है खासतौर से जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए? एक्चुअली क्या है कि पहाड़ों पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कच्चे पहाड़ है ये हमारे हिमालय रिज के, और जब इसमें लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि लोगों ने इतने पेड़ काट दिए हैं, इतनी रोडें चौड़ी कर दी हैं, और ये आप ये बताइए, ये कच्चे पहाड़ों पे आप इस बुरी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। टेक्नोलॉजी आज की तारीख में इतनी डेवलप हो गई है, मैं कहता हूँ सुरंग क्यों नहीं बनाते आप, टनल्स बनाइए। हैवी वेट टनल्स आजकल बन सकती हैं, उनका यूज ज्यादा करो। आप पहाड़ काटे जा रहे हो, पेड़ काटे जा रहे हो, ब्लास्टिंग भी कर रहे हैं लोग। तो आप ये बताइए, फिर दूसरा, कच्चे एरिया के अंदर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हो, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनके रोकने के लिए होटल्स बन रहे हैं। मतलब ये है कि इस बुरी तरीके से पहाड़ों का दोहन हो रहा है कि जिसके चलते ये जो नतीजा हम देख रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये आज उसी का नतीजा है। अगर हमने दिमाग का इस्तेमाल किया होता, राज्य सरकारों ने सख्ती बरती होती, तो आज ये रोना नहीं पड़ता। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि इतनी गंदी राजनीति है, इतनी ब्यूरोक्रेसी हावी है कि जिनको एक पैसे की अकल नहीं है वो हायर पोस्टों पे बैठे हुए। अरे जो एक्सपर्ट हैं, जो उनको राय नहीं लेते हैं, उनसे पूछते नहीं है, कुछ नहीं करते, अपनी मर्जी से सारी कार्रवाई कर देते। पेपरों में जो बाबुओं ने लिख दिया वो उन्होंने ओके कर दिया। सर लेकिन इसका प्रोसेस तो होता होगा, मुझे लग रहा है कि हर परिस्थिति के अनुसार कंस्ट्रक्शन की परमिशन का एक प्रोसेस तो होता होगा। नेशनलिटी कोर्ट में दिया हुआ है, उसमें बराबर दिया हुआ है, और हमारे एनडीए में एक्ट में बताया है, पॉलिसी 2009 में दिया हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता, ये कौन से बाबू बैठे हैं राज्य सरकारों में जो उल्टा सीधा लिख देते हैं और चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी आंख बीच यस कर देते हैं, और बिल्कुल ही और सर चिंता की बात है कि हर बार चाहे कोई विपक्ष में हो वो भी यही सवाल उठाता है, सरकार में हो वो भी यही सवाल उठाता है, हर बार यही सवाल जरूर उठाए जाते हैं और आम जनता सवालों के फेर में ही घूमती रहती है। सर लेकिन पहाड़ों पर चैलेंज किस तरह का सबसे ज्यादा फेस होता है रेस्क्यू में? मैं बता रहा हूँ कि चैलेंज ये है कि एक तो गीली मिट्टी होती है पहाड़ों की, दलदल होती है, रास्ते टूट जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम रेस्क्यू ऑपरेटर हमारे जो हैं वो जा नहीं पाते, कई बार फंस जाते हैं। पहाड़ी इतनी गहरी पहाड़ी होती है, ऊपर से दलदल होती है, लगता है कि है ही नहीं, मतलब ठीक है रास्ता निकल जाएंगे, और वो उसमें घुस जाते हैं दलदल के अंदर, कई बार दलदल में फंस जाते हैं। दूसरा जो बॉडीज हमारी या लोकेट जो और दीगर जो हमारे विक्टिम्स है जो फंसे होते हैं, उनको हम लोग फिर लाइफ लोकेटर या डॉग की मदद से खोजते हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम जो है मौसम का थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि बारिश कंटिन्यू चलती है, तो हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल भी, रेस्क्यू ड्रोन होते हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश भी चल रही होती है, मौसम भी खराब होता है, हमें जो है ना अपने आप को बचाते हुए भी आगे जाना होता है। तो सबसे कठिन काम जो है वो पहाड़ों पर ही होता है। दूसरा, पानी का या फ्लैश फ्लड का इतना तेज प्रेशर आता है, उसमें टिकना नामुमकिन होता है। तो हम उसका वेट करते हैं कि ये प्रेशर कुछ कम हो जाए, मौसम ठीक हो जाए, तो उसमें वो करें। तो इसलिए जो है ना वहां पर ये बहुत सर, और क्या हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इनको भी अलग अलग कैटेगराइज में डाला गया है? वहां पर किस तरह, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अगर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां के पहाड़ अलग नजर आते हैं, जम्मू कश्मीर के अलग फील होते हैं, हिमाचल के एकदम स्ट्रेट पहाड़ वो अलग तरह के फील होते हैं। नहीं, ऐसा है, अलग तो दिखाई देते हैं, है नहीं। अच्छा। सारा हिमालय रिज जो है ये नया बना हुआ है, और ये कच्चे पहाड़ हैं जो क्रेस्ट है, यानी पृथ्वी की जो ऊपर की जो धरती है ऊपर का क्रेस्ट है, उससे बने हुए प्रेशर से यूरो एशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट टकराते हैं तो ये ऊपर बढ़ते हैं। तो अभी इनमें ताकत तो है नहीं। अब आप जो है ना यूं ही एंजॉय करने के लिए, अच्छा पहाड़ों पे क्या है, बर्फ जो इकट्ठी होती है वो पिघलती है, पिघल के बहुत से ऐसे पॉन्ड बन जाते हैं
जो अभी जैसे ज्यादा बारिश हो गई 100 mm से ज्यादा, जिसे आप लोग क्लाउड बर्स्ट भी कह देते हैं, जी तो उस पर प्रेशर आता है, फट जाते हैं। बिल्कुल। वो स्टैंडर्ड डैम है, फट जाते हैं। और बाकी डैमों में क्रैक आ जाता है। आपकी बिल्डिंग पे, रोड पे, सब पे क्रैक आता है। तो और दूसरा, पहाड़ों पे आपने इतना ज्यादा वो बना दिए, ये क्या नाम, डैम भी बना दिए, और इसके अलावा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, इतने डैम बना दिए जो बिल्कुल। हम लोगों ने कई साल से मना किया था, इतने डैम की परमिशन मत दीजिए, नहीं मानते। पेड़ काटे, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। इतना पेड़ काट काट के लकड़ियां पानी के थ्रू बह के नीचे आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इतनी अनदेखी की जा रही है, इतना ज्यादा आंखें मीच रहे हैं। अब बताओ हम क्या कर लेंगे? या हम लोग बिल्कुल चैनल सही पे बात है बैठ के सर, ये डिस्कस बड़ा कर सकते हैं। चैलेंजिंग हो जाता है, खास तौर से कि एडवाइस तो दी जा सकती है लेकिन उसके बाद में कंस्ट्रक्शंस जो है वो अथाह होते हैं। लेकिन कविता जी, अब ये कहा जाता है कि भाई कंस्ट्रक्शन भी कई बार ज़रूरत है, मौजूदा वक्त की ज़रूरत है, एक तरह से देखा जाए तो सड़कों की आवश्यकता है। अब पहाड़ों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जीवन यापन के लिए टूरिज़्म सबसे बड़ा ज़रिया है, और उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको बाकी सारी चीज़ों की, बाकी सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये कहा जाए कि अब इस बीच में क्या तरीका क्या निकाला जा सकता है, क्योंकि हमने कई बार देखे, कई बार क्लाउड बर्स्ट, कई बार लैंडस्लाइड्स, और एक बार नहीं हर बार, अब तो बारिश हो या नहीं हो लैंडस्लाइड होना तो बहुत आम है। देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तभी भी हम कश्मीर जाते थे, उत्तराखंड जाते थे, हिमाचल जाते थे, तब तो मैं कहती हूँ इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी वो जगह। अच्छा। जैसे अभी राहुल जी कह रहे थे कि हमें वहां पर कंफर्ट चाहिए, स्टाइल चाहिए, लग्जरी चाहिए, ऐसा वाला कॉटेज चाहिए, वैसे 5 स्टार स्टे चाहिए। पहले जाते थे तो छोटे घर थे, छोटे होटल्स थे, तो बेसिक मिनिमल रिक्वायरमेंट थी। अब जो है ना, हम लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, हर चीज फैंसी हो गई है। तो आप देखोगे, आपने अगर आप मनाली जाओ तो अब वो इतने फैंसी वहां पर रेस्टोरेंट्स हैं, इतने स्टेज हैं, इतने होटल्स बड़े बड़े बन गए हैं। तो जब इस तरह का डेवलपमेंट होगा, अंधाधुंध हो रहा है, टनल्स ब्लास्ट हो रहे हैं, जब जाओ इधर जाओ, उत्तराखंड जाओ, ब्लास्ट हो रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, रास्ते बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही, वो इतना टूरिज्म लेके कहाँ जाओगे? अब एक आपदा आई है, देखिए सारा टूरिज्म पानी में मिल गया, एक्चुअली में पानी में मिल गया, है ना। तो कोई किसी कुछ कर नहीं पाया। तो मुझे लगता है हर चीज जो है मॉडरेशन में अच्छी है। प्रकृति से तालमेल बना के जब हम चलेंगे तब टूरिज्म भी फलेगा, आपको वहां के लोगों की को व्यवसाय भी मिलेगा, और जो टूरिस्ट जाना चाहते हैं वो भी खुश। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एक्सेस नहीं कर सकते, प्रकृति से इतना ज्यादा जो है हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और हम देखते हैं अक्सर वही बात है कि आपने जो कहा कि आजकल हिल स्टेशंस इतने ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुके हैं कि आप शिमला जाएंगे तो वो आपको हिल स्टेशन या वो पहाड़ों का हिस्सा नज़र ही नहीं आता। नैनीताल जाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप पहाड़ों के हिस्से पर है, क्योंकि वो इतना ओवर क्राउडेड है, इतना हाईली कंस्ट्रक्टेड है। देखिए, पहाड़ काट के उसको हम शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम पहाड़ों को काट रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी सड़क हो, इतना बड़ा वहाँ होटल हो, इतने वहाँ रिजॉर्ट्स हो। नहीं, पहाड़ों की खूबसूरती यही थी कि वो सकरी उसकी सड़कें थी, पगडंडियां थी, खूबसूरत पहाड़ थे, लोग जंगलों में भी ट्रैक करते थे, बैठते थे। जितना आप उसको पुश करोगे प्रकृति को, कभी तो पलट के वो जवाब देगी, चाहे वो फिर वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो हैवी रेनफॉल हो, चाहे फिर वो आप देखिए फ्लडिंग हो। आप पहाड़ काटो, पेड़ काटो, और उस पे काम मत करो, नदियों पे। तो इस तरह से तो हमें झेलना ही पड़ रहा है, और आगे भी हम झेलेंगे अगर हम नहीं सतर्क हो रहे अभी। मैम, अभी तो झेलेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वही बात है, आगे वाली जनरेशन तो, मैं तो भयभीत हूँ कि अभी हमसे ही नहीं संभल रहा। अगर हम और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पे चले जाएंगे ना, तो आगे वाली जनरेशन को ना तो पहाड़ मिलेगा, ना कोई टूरिज्म मिलेगा। बस उनको हर समय यही जान का खतरा ही रहेगा कि अब पानी आए, अब इतना। क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी हैवी सब्जेक्ट जो लोग लाइटली लेते हैं और उसको सरका देते हैं। मगर उसका जो जब वो पड़ती है ना हमारे ऊपर आकर के, तब देखिए पूरे देश में हाहाकार मची हुई है इस वक्त।
और एक मैं दीपक राहुल जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक आंकड़ा बताऊं। दरअसल ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए बता रही हूं मैं। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार यहाँ की राज्य की जो आबादी थी वो करीब 43% थी, जिसमें लोग माइग्रेंट्स पाए गए। करीब 43.17 लाख लोगों ने आने वाले के तौर पर अपनी पहचान दर्ज कराई है, यानी कि सब बाहरी लोग थे जो यहाँ पर आकर बसे। 2019 से 20 तक की अगर बात की जाए, बताया ये जाता है वहाँ पे सर्वे के अनुसार कि लगभग यहाँ पर लगभग 10 लाख लोग राज्य से बाहर गए हैं, जबकि लगभग 12.5 लाख लोग उत्तराखंड में आकर बस गए। और ये वाकई में ये दर्शाता है कि पहाड़ी उत्तराखंड का मैंने आंकड़ा बताया कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा है जो वहाँ पर आकर बस गए हैं, और उनका उद्देश्य यहाँ पर कोई बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो पर्यावरण प्रेमी होंगे। ज़्यादातर लोग कमर्शियलाइज रूप में हैं वहाँ पर बसे हुए हैं, ज़्यादातर लोग बिजनेस पर्पज से बसे हुए हैं। और ऐसी ही तस्वीर चाहे बात हिमाचल की हो, चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो, चाहे बात अलग अलग हिल स्टेशन की हो, ये हम बड़े स्तर पर यहाँ पर लगातार देखते रहे हैं। अगर राहुल जी आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? अच्छा, राहुल जी अभी शायद कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ और तस्वीरें सामने आती हैं, आनंद शर्मा सर, माफ़ कीजिएगा, नवीन भटनागर सर, आप ही से मैं सवाल करना चाह रही हूँ। अच्छा, कविता जी से ही मैं सवाल करती हूँ। कविता जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि कहा जाता है कच्चे पहाड़ हैं, पक्के पहाड़ हैं। मुझे एक ये बात बताइए कि ये जो पहाड़ों की पूरी एक अलग परिभाषा हम देखते हैं, ये कच्चे और पक्के पहाड़ क्या होते हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि पहाड़ों को पहाड़ मानिए और अपना सर झुका के मानव चले। अब कच्चे पहाड़ ये हुए कि देखिए वर्षा हुई, तेज मूसलाधार हुई, जो उसका कॉम्पोजिशन है वो बात है। अब उसमें किस तरह का जो पत्थर है, क्या उसमें सेडिमेंट है, क्या एक्यूमुलेशन है, वो उसको डिफाइन करेगा। मगर पहाड़ कोई भी हो, आप देखो, जब आप छेड़छाड़ करोगे, जब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, क्लाइमेट चेंज के जो असर हैं, वो चाहे वो पहाड़ आप उसको कच्चा कहें चाहे पक्का कहेंगे, उस पे कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। तो अच्छा, आप मैम, ना तो अगर पहाड़ों एक बार को दिल्ली की बात करती हूँ, एक बार फिर से पहाड़ों से वापस मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली की जो तस्वीर है वो बड़ी भयावह है। यहाँ की तस्वीरें पूरे देश में एक अलग तस्वीर पेश करती है। पंजाब की तरफ से आ रहा पानी, हरियाणा की तरफ से आ रहा पानी, बार बार यही दावा ये किया जाता है कि भाई पीछे जो राज्य हैं उनकी तरफ से पानी छोड़ा जाता है और दिल्ली का ये हाल हो जाता है। क्या यही एक बात काफ़ी है, या फिर यहाँ की जो बेसिक जो कमियां हैं अब उन्हें सुधारने का वक्त है? जो पिछली कमियां हैं क्या उन्हें सुधारा जा सकता है? देखिए, कुछ रीजंस तो अपने भी हैं ना, दिल्ली के अपने भी रीजंस हैं बाढ़ आने के। देखिए, मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले बात तो आप देख लो, पुअर ड्रेनेज है। हम तैयार ही नहीं है, अगर पानी आ भी गया, आपदा आ गई, फ्लड आ गया पीछे से, तो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। वी आर नॉट इक्विप्ड, पुअर ड्रेनेज है। फिर यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है दिल्ली की कि इसमें जो है पानी एक्यूमुलेट हो रहा है तो बाहर का रास्ता है ही नहीं। तो सरकार का जो काम है, देखिए, वो भी बहुत इसमें जबरदस्त रहेगा। फिर यमुना जो रेस्टोरेशन प्लान है, उसमें करोड़ों रुपए लगे इन्वेस्टेड हैं, मगर मैं समझती हूँ उसमें से कुछ जो पार्ट है वो आई एम श्योर फ्लडिंग के लिए, यमुना का जो इस तरह से स्तर बढ़ जाता है पानी का और फ्लड आ रहे हैं, लोग इतने डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, उसमें भी आई एम श्योर कुछ जो है गवर्नमेंट है जो उसमें फंड्स को डाइवर्ट करे। डिफॉरेस्टेशन पे पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, सबसे पहला सुझाव तो मेरा यही रहेगा। और जो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट है वो हो। कितनी सारी बॉडीज हैं जो काम करती हैं, नेचुरल डिजास्टर की टीम्स हैं। देखिए, जब मुसीबत पड़ती है तो आर्मी भी बीच में आती है। इतने लोग लगे, इतने हमारे पास टूल्स हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। देख, तभी तो ये आपदा को संभाल पा रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो लाखों लोगों की जान चली जाती। मगर मैं ये कहती हूँ, इसको हम संयोग ना समझें, हम इसमें समझें कि इसका मूल कारण क्या है और इसे जड़ से आगे के लिए कैसे उखाड़ा जाए, ताकि इन कारणों को टैकल करके आने वाली जनरेशन, जैसे आपने अभी कहा था, उनका क्या होगा, मैं सोचती हूँ उनकी जवाबदारी हमें ही देनी है। तो हम इतनी तैयारी करके अपने बच्चों को दें कि जब वो इस शहर में रहें, एनसीआर में रहें, चाहे कहीं भी रहें, उनको ये सेफ्टी रहे कम से कम डे टू डे। वाटर हार्वेस्टिंग की तस्वीर देखते हैं, कई बार ये कहा जाता है वाटर हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रशासन के हाथ में ही नहीं, बल्कि आम व्यक्ति की भी अपनी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए
कि वाटर, जब अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो आखिर इस तरह का प्लान बनाया जा सकता है कि आप बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर सकें, आप उसको सहेज सकें कि ज़मीन खोखली ना हो जाए, सूखी ना हो जाए आने वाले वक्त में परिस्थिति जब विकराल होती है। क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अभी भले दिल्ली पानी पानी है, लेकिन दिल्ली गर्मी में पानी को भी तरस जाता है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप में एक बहुत खूबसूरत आइडिया है और टेक्निक है, पर एज यू राइटली सेड, कंस्ट्रक्शन इस तरह से अनमॉनिटर्ड होता है, इतना उसमें एयर पोल्यूशन है वो भी मॉनिटर नहीं होता है, वो एक अलग टॉपिक है, पर करेक्टली सेड कंस्ट्रक्शन इस तरह से अनमॉनिटर्ड है, इतने उसमें फ्लॉज हैं, इतने फाइन्स लगाए हुए हैं, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट बहुत कम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन को भी हम टैकल कर लेना तो मुझे लगता है कि हम अपनी जमीन को बचा पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर आज दिल्ली की या फिर देश के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से स्थिति अगर बिगड़ी है तो सिर्फ प्रशासन को, सरकारों को दोष देने से कुछ नहीं होता। हमें भी समझना होगा कि पर्यावरण जो संकेत देता है, आखिर उन संकेतों को आप कितना समझते हैं और उनको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है, आने वाले वक्त में और स्थिति विकराल हो सकती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कविता जी, हमारे साथ आप जुड़ी और बाकी सारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद मैम।